नमस्कार दोस्तों, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने डीएलएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसलिंग कितने से कितनी तारीख, रिपोर्टिंग कितने से कितने टाइम तक होगी और फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि क्या होगी, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दिशा निर्देश दिए गए हैं, हम उन दिशा निर्देशों पर बात जारी करते हैं। तो प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का परिणाम दिनांक 17/7/2024 को अधिकृत वेबसाइट प्री डीएलएड राज 2024.in पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। कट ऑफ नहीं दी जाती है दोस्तों, रिजल्ट जारी किया जाता है। उस रिजल्ट में मार्क्स दिए जाते हैं कि आपको इतने मार्क्स प्राप्त हुए हैं और एक काउंसलिंग आईडी दी जाती है। उसी काउंसलिंग आईडी से हम अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 3,000 रुपये जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। वह राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में ही समाहित की जाएगी, यानी आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 3,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये 3,000 में से 100 या 200 रुपये कट करके आपको वापस रिफंड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जबकि तो आपको सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लगभग 300 प्लस नंबर आ रहे हैं तो उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए। लेकिन कट ऑफ तो कुछ ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन 300 प्लस वालों को काउंसलिंग में भाग ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी आपको रिफंड के रूप में ये राशि प्राप्त हो जाती है। 100 या 200 रुपये काटे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है प्री डीएलएड परीक्षा सामान्य व संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिट काउंसलिंग आईडी परिणाम के साथ दे दी गई है। प्री डीएलएड परीक्षा दोनों पाठ्यक्रमों में तथा अल्प भाषा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 2 काउंसलिंग आईडी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी फीस भरने के उपरांत दोनों काउंसलिंग आईडी में से संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग आईडी का प्रयोग करके संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड के दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है तो उसे सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक संस्थानों के विकल्प भरने हैं एवं संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर संस्कृत पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं। अर्थात अगर आपने दोनों सामान्य और संस्कृत दोनों से फॉर्म अप्लाई किया था तो आप बोथ के रूप में आप अप्लाई किया था तो बोथ के रूप में आप संस्कृत का पेपर ही सॉल्व करके आए थे। अभी आपको सामान्य और संस्कृत के लिए अलग अलग काउंसलिंग आईडी दी गई है, तो आप जिस काउंसलिंग का आईडी का उपयोग करेंगे उसी में आपको संस्थान का चयन करना है। अगर आप संस्कृत से करते हैं तो संस्कृत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों का ही आपको विकल्प भरना है। इसी तरह किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड परीक्षा में अल्प भाषा हेतु आवेदन किया है तो उसे सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य का पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं एवं अल्प भाषा के पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर अल्प भाषा पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं। अभ्यर्थी नंबर 3 पॉइंट, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों में से अधिकतम विकल्प बने। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर सकते हैं। विकल्प प्रदान करने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कि निर्धारित जो तिथि है वो क्या दी गई है। कहने का मतलब अभ्यर्थी कितने भी अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप पूरी कॉलेजों को भी अपने सीरियल से लगा सकते हैं। सीरियल वाइज आप सीरियल नंबर देकर लगाएं कि आपको क्या हुआ है, आपकी मनपसंद कॉलेज कैसे कैसे हैं। नंबर 4 पॉइंट है अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। काउंसिल प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी तथा सब कैटेगरी की जांच कर लें और अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित कर लें। जाति प्रमाण पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता कैटेगरी से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही हैं। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर निरस्त माना जाएगा और इसकी
जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। तो इसमें ये तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट या SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है उसके सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं तो वो नए बनवा लें, ताकि आपको जब भी आपको कॉलेज आवंटन हो तो उसमें आपको वो कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम में आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थानों के नंबर 5 पॉइंट है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु प्री-DLED परीक्षा 2024 से अधिकृत वेबसाइट पर स्थित अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त करके तदुपरांत काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर लॉक करना उचित रहेगा और राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें। एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षा संस्थान का विकल्प चयन नहीं होगा, यानी कि एक बार अगर आपने अध्यापक शिक्षा संस्थानों का विकल्प भर के अपनी चॉइस को लॉक कर दिया तो उसके बाद में शिक्षा संस्थानों को आप दोबारा सीरियल वाइज जचा नहीं सकेंगे। इसलिए आपको ऑल राजस्थान का विकल्प भी ऐसे ही करना है कि आप राजस्थान में कहीं भी कॉलेज करना चाहते हैं तभी ऑल राजस्थान का विकल्प पर यस का चिन्ह लगाएं अतः नो को भरें, ताकि आपको समस्या नहीं आए। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क 3,000 में से 100 रुपये काटते हुए 2,900 रुपये तथा संस्थानों के आवंटन पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों की 500 रुपये काटते हुए 2,500 रुपये वापस लौटाया जाएगा। पंजीकरण शुल्क की राशि पुनः प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत पोर्टल पर नियत अवधि में स्वयं या माता पिता बैंक खाते में विवरण अंकित करते हुए आवेदन करना होगा। रिफंड केवल उक्त के बैंक खातों में ही होंगे अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से बने। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को राशि का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने काउंसलिंग करवाई है और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको 2,900 रुपये वापस दिए जाएंगे, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो 500 रुपये काटे जाएंगे। अभ्यर्थी को गलत तथ्यों यथा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता, परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी में अपना नाम पंजीकरण करने के इत्यादि के आधार पर प्रवेश किए जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अपात्र ऐसे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क की राशि ₹3,000 जब्त कर ली जाएगी एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी कैटेगरी सही नहीं भरी थी उनके लिए भी एक बार पोर्टल ओपन हुआ था, उनको अपनी कैटेगरी वगैरह सही कर लेनी चाहिए थी, तो उसको वापस 3,000 रुपये मिलने की संभावना नहीं रहेगी, जो कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फीस होती है। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश शुल्क 13,555 फीस जमा होने और अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा सत्यापन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नया आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी, पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट में आपको दूसरी कॉलेज अलॉट हो जाती है तो फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, NCT एवं सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी होते रहते हैं। अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान की होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्ट नहीं करेंगे उनका प्रवेश होते ही निरस्त हो जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग ID की प्रक्रियाएं नीचे दी गई हैं। तो देखिए यही है महत्वपूर्ण। अब इस बात पर फोकस करेंगे काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 3,000 कितने से कितनी तारीख तक आप कर सकते हैं। तो 20 जुलाई से लेकर आप 30 जुलाई तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रथम चरण अलॉटमेंट 4 अगस्त तक हो जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को शुल्क 13,500 4 से 11 अगस्त तक
जमा करवाना है। अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करने की तारीख है वो 5 अगस्त से 12 अगस्त रखी गई है। और शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित दस्तावेजों का सत्यापन 5 अगस्त से 12 अगस्त, उसी के दौरान आपके अध्यापक शिक्षा संस्थान आपके डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। और इसी के साथ स्वयं की प्रोविजनल प्रेस स्लिप प्राप्त करी जाएगी, वो 13 अगस्त तक होगी। 5 से लेकर के आपको एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको ये स्लिप डाउनलोड करनी होती है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन 14 से 16 अगस्त तक होगा। और अपवर्ड मूवमेंट परिणाम की घोषणा 19 अगस्त को जारी की जाएगी। और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि 20 अगस्त से 23 अगस्त तक होगी। यानी कि अब अपवर्ड मूवमेंट लगाने के उपरांत भी ये अपवर्ड मूवमेंट लगाने की तारीख बता दी आपको 14 से 16, और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात रिपोर्टिंग की तिथि क्या है 20 अगस्त से 22 अगस्त। संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रेस को सत्यापित किया जाएगा 20 अगस्त से 23 अगस्त तक। संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र अध्यापकों को आमुखीकरण की तिथि 21 अगस्त हो। संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरंभ 22 अगस्त से आपकी कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। यानी आपकी कक्षाएं तुरंत 22 अगस्त से चालू कर दी जाएंगी। तो आपका सेशन 22 अगस्त से शुरू होगा। अब की बार ये सेशन जल्दी है, इसलिए आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका कोर्स जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो था, इसको आप पॉज कर कर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो BST से संबंधित हर प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।